अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज। मैं का मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ नेशनल टीम कराची के समय बाहर मौजूद हूं। अंदर कराची वर्सेस लाहौर, पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी और PSL 5 के फाइनलिस्ट टीमें थी। आपको पता है कराची ने टाइटल जीता था, तो अब लाहौर के पास बड़ा जबरदस्त मौका है कि उस फाइनल की शिकस्त का बदला ले सकते हैं। और दोनों टीमों के दरमियान अब तक जितने मैचेस खेले गए हमेशा बहुत दिलचस्प मुकाबले हुए हैं। और आज के मैच में जनाब कराची की टीम पहले बैटिंग कर रही है, तो क्या वो लाहौर के पास जो एडवांटेज है कि उन्होंने जो भी टीम यहाँ टॉस जीत रही है, सेकंड बॉलिंग कर रही है, वही मैच जीता है, तो क्या आज भी कंटिन्यू होगा या आज कोई नई चीज हम देखेंगे? इस हवाले से फैंस का बड़ा इंटरेस्ट है। लेकिन कराची की टीम बड़ी फॉर्म में है, तो लाहौर को बहुत मेहनत करना पड़ेगी अगर उनको टॉस का एडवांटेज मिल भी गया। पहले आपको रिप्ले हेडलाइन दिखाते हैं और उसके बाद जब वापस आएंगे तो ना सिर्फ PSL पे बात करेंगे बल्कि आज एहसान मानी और वसीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, काफी इंटरनेशनल मामलात हैं, इस पर भी हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। पहले आप देखिए रिप्ले हेडलाइंस। अब कराची वर्सेस लाहौर, फैंस भी मौजूद हैं कराची के अंदर। आज काफी इंटरेस्ट है इस मैच के हवाले से, जो कि संडे का दिन है और जो फैंस मौजूद है पहले उनसे बात करते हैं, फिर जो एहसान मानी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी तरफ भी बढ़ेंगे। आप कराची को सपोर्ट कर रहे हैं? जी ज़हर, इंशाल्लाह हम कराची को सपोर्ट करेंगे। तो बड़ी टीम है, उसने 2020 में लिया हुआ है कप, उसके हिसाब से हम कराची को सपोर्ट करेंगे। जीत पाकिस्तान की है। तो आज आप लोग की पहले बैटिंग आई और जिसकी पहले बैटिंग आती है वो मैच हार जाता है, तो आप तैयार हैं या समझते हैं चेंज होगा कुछ? नहीं, मैं तैयार हूँ। अगर कप्तान ने टॉस जीता, अगर वो बैटिंग पे आया, उसकी सोच अपनी होगी, वो 190 से प्लस करेंगे, वो उनकी सोच होगी। अगर वो उनको पता है कि आगा 2-4 ऐसे मैच में जो बड़ा टारगेट चेज हुआ है, तो मेरा ये मानना है कि वो कप्तान की सोच होगी और टीम की सोच है। और मेरी सोच ये होगी कि कप्तान ने अच्छा फैसला किया है, वो 150 से ऊपर मारे या 180 से मारे, जीतेगी कराची इंशाल्लाह। लेकिन कराची ने 12 टॉस नहीं जीता बल्कि लाहौर ने जीत कर जो है वो पहले उनको फील्डिंग कराई है, तो पहले खुद फील्डिंग करें। आप लाहौर को सपोर्ट कर रहे हैं और लाहौर ने टॉस जीता है, जो टॉस जीत रहा है मैच जीत रहा है, ऐसे ही होगा? मेरी बात सुनो, आज लाहौर कलंदर को जीतना चाहिए। प्रोफेसर आज ऐसी प्रोफेसरी दिखाएगा कि दुनिया देखेगी, और शहीन अफरीदी ऐसी बॉलिंग दिखाएगा कि अगलों को छक्के छुड़ा देगा कराची वालों। बाबर आजम, मोहम्मद आमिर, कराची वाले क्या करेंगे? भाई कराची वाले आज चलते हैं को नजर नहीं आ रहा है मेरे को निमको का आज टेस्ट नहीं है। आज कढ़ाई गोश्त का दिन है और कढ़ाई गोश्त ताकतवर होता है, तो हमेशा मेरी बात सुनो, कढ़ाई गोश्त खाएंगे, जाके लाहौर पहुंचेंगे। आज लाहौर कलंदर जीतेगी, जाके भट वाले की कढ़ाई खाएंगे, कहेंगे भाई ये लाहौर कलंदर वालों के नाम पे। तो खाने का मेन्यू भी तैयार है, फैंस बड़े एक्साइटेड है, लेकिन कराची वर्सेस लाहौर क्या होगा इस हवाले से हम जरूर बात करेंगे। लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वसीम खान साहब मौजूद थे। कल गवर्निंग बोर्ड का इजलास हुआ था और काफी अहम मामला इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ेर गौर आए थे, उनके हवाले से जो अनाउंसमेंट हुई, सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि जो YCC वर्ल्ड T20 का मामला है उस पर जो है वो एहसान मानी साहब का क्या कहना था। फिर सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट बाजी भट्टी साहब हमारे साथ पुराने में मौजूद हैं, उनका तजज़िया हासिल करेंगे। पहले आपको दिखाते हैं एहसान मानी साहब का ICC वर्ल्ड T20 और पाकिस्तान को जो वीजे मिलने का मामला है उस पर क्या कहना था। आइए पहले शॉट देखिए। मैंने बोर्ड को ये ज़रूर बताया है कि हमने ICC को कहा है कि हमें रिटन कॉन्फर्मेशन चाहिए कि हम हमारे प्लेयर्स को, स्क्वाड को, फैंस को और ख़ास तौर जर्नलिस्ट को वीज़ा मिलें कि जाके वो सही तरह रिपोर्ट कर सकें। वो ऑलरेडी मैंने टेकअप किया हुआ है ICC के साथ। कल दोपहर में मेरी एक फिर मीटिंग है ICC के साथ, वर्चुअल मीटिंग, वहाँ मैं दोबारा इसको रेस करूँगा। ICC ने कहा कि वो इस महीने में हमें एश्योरेंस देंगे। इसमें हमारा हक बनता है और आईनी तौर से इसमें हमें कोई वहाँ से निकाल नहीं सकता। या वो इंडिया में होगा विद द फुल प्रोटोकॉल्स जो हमें ड्यू हैं, या उनको कहीं और इसको मूव करना पड़ेगा। तो जैसे कि ICC वर्ल्ड T20 हो या कोई भी इवेंट हो, आपको तमाम पार्टिसिपेंट कंट्रीज को, इवन उनके फैंस को, मीडिया को वीजा देना पड़ता है। माजी भट्टी साहब हमारे साथ पुराने में मौजूद हैं, खुशामदीद कहते हैं। माजी भाई, मामला आपको लगता है कि जैसे एहसान मानी साहब कह रहे हैं कि 31 मार्च तक तो बताना ही पड़ेगा, फिर उसके साथ साथ ऑब्वियसली भारत को अपने टैक्स का मामला भी देखना है, तो क्या कोई आपको सीरियस डाउट दिखाई दे रहे हैं या समझते हैं जैसे 2016 में ये मामला हल हो गया था, कोई रास्ता निकल आएगा? तो अभी बिल्कुल मौजूद है। वीज़े के भी डाउट्स हैं, सिक्योरिटी क्लियरेंस के भी डाउट्स हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का अपना स्टांस है, BCCI का अपना स्टांस है। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है जिसका मानी साहब ने तस्करा भी किया, टैक्स एग्जम्पशन का जो मामला है वो इतना आसान नहीं है। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स एग्जम्पशन नहीं देती, जिस तरह 2016 में भी उन्होंने वादा किया था और उसके बाद वो टैक्स ICC को पे करना पड़ा, अभी तक वो मामला डिस्प्यूट में है। फिर कोरोना की, मानी साहब ने इसका भी जिक्र किया, कोरोना की एक नई लहर इंडिया में आ रही है। तो ये सारे मामला जो हैं मेरे ख्याल में
अगले 2-3 महीने में क्लियर होंगे, लेकिन माजी में जिस तरह इंडिया अश्योरेंस देता रहा है लेकिन उसका पास नहीं रखता। तो हमारी विमेंस टीम के भी वीजे का इशू था, उस वक्त भी इंडिया ने कहा था कि वीजे देंगे, लेकिन वीजे नहीं दिए। लेकिन ये अच्छी चीज है कि जो भी उनसे अश्योरेंस ले रहे हैं वो रिटर्न ले रहे हैं, क्योंकि प्लेयर्स सिक्योरिटी वीजे मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे तमाशाई हैं वो वाघा क्रॉस करके इंडिया जाना चाहते हैं, उनको अश्योरेंस चाहिए। फिर जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनके भी मसाइल होते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम 2016 में जब मैं इंडिया गया था तो पुलिस रिपोर्टिंग वीजे मिले थे। हर शहर में हमने पहले जाके वहाँ पुलिस को रिपोर्ट करना होता था, फिर होटल में चेक इन होते थे। इसी तरह जब आप चेकआउट करते थे उस शहर को छोड़ने से पहले फिर पुलिस को बताना पड़ता था। ये सारे मामला हैं, इसको सीरियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टेकअप कर रहा है। ये अच्छी चीज है, क्योंकि ये बगैर एक आसान चीज लगती है, लेकिन इतनी आसान नहीं है जितनी हमें नजर आ रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। 2016 के वर्ल्ड T20 में चंडीगढ़ मोहाली के मैचेस के लिए मैं मौजूद था और अब मैं वहां जाकर पहले पुलिस रिपोर्टिंग और उसके बाद जाते हुए पुलिस रिपोर्टिंग करना पड़ी थी। लेकिन माजिद भाई, जो भारत का स्टांस है पॉलिटिकली अगर हम देखें तो बड़ा एक्सट्रीम है, और लेकिन दूसरी जानिब चूंकि ये पैसा बड़ा इन्वॉल्व है, भारत में जब वर्ल्ड कप होता है तो उनको अपना भी बहुत फायदा है, ब्रॉडकास्टर के लिए अरबों रुपए कमाते हैं। तो इवेंचुअली आपको लगता है कि वीजा पाकिस्तानी टीम को, जर्नलिस्ट को मिल जाएंगे? क्योंकि अगर नहीं मिलते जैसे मानी साहब ने कहा तो फिर तो भारत में वर्ल्ड कप ही नहीं हो सकता, फिर यूई का एक ऑप्शन मौजूद है। और आज तो मानी साहब ने बड़े कैटेगोरिकली अंदाज से बात की, तो भारत में भी इस पे काफी तबसरे हो रहे हैं। देखिए, ये 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप है ये भारत के लिए टेस्ट केस है, क्योंकि 2023 में फिर भारत ने 50 ओवर का भी वर्ल्ड कप करवाना है। अगर अभी भारत ने कुछ हैंकी पैंकी की या जो अश्योरेंसेस दी उनका पास नहीं रखा, तो फिर ये हो सकता है कि 2023 का वर्ल्ड कप जो है वो भी खतरे में पड़ जाए। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंडिया की जो इकॉनमी है उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा अगर ये T20 वर्ल्ड कप होता है। उनकी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, उनकी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, उनकी होटल इंडस्ट्री है, तो बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। ये देखिए, बेसिकली तो शो आईसीसी का है, आईसीसी ने देखना है। और जो सबसे मेन इशू है, चले पाकिस्तान को सिक्योरिटी की भी इजाजत, वो क्लियरेंस मिल गई और पाकिस्तान को वीजे भी मिल गए, तो पाकिस्तान की टीम मैचेस कहाँ खेलेगी? फाइनल मुंबई में नहीं रखेंगे। अब ये 1,20,000 की गुंजाइश वाला जो अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम है, अहमदाबाद भी एक पाकिस्तान के लिए ऐसा शहर है जहां पाकिस्तान मेरे ख्याल में खेलने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इंडिया के लिए खुद भी मसाइल है, वो यकीनी तौर पर अश्योरेंस जरूर दिलवाएंगे। बॉम्बे में मेरा ख्याल फाइनल नहीं हो सकता, अहमदाबाद में नहीं हो सकता, दिल्ली भी आई डाउट। मेरा ख्याल में मोहाली या फिर ईडन गार्डन्स, कलकत्ता, इस तरफ इंडिया जाएगा। तो इंडिया के लिए अपने भी बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन बहरहाल आईसीसी को पैसा भी उसी वक्त जनरेट होगा जब पाकिस्तान इंडिया पार्टिसिपेट करेंगे। और पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो पूरे टूर्नामेंट के बाकी मैचों से बढ़कर है। तो मेरे ख्याल में आईसीसी भी बहुत ज्यादा फिक्रमंद होगी कि ये टूर्नामेंट कामयाबी से हो जाए और जो छोटी मोटी उसमें रास्ते में रुकावटें हैं वो दूर हो जाए। माजिद भाई, मैच के ऊपर भी बात कर लेते हैं, कराची वर्सेस लाहौर। और आज हम देखने के स्टेडियम के बाहर भी अभी काफी यहाँ पे लोग मौजूद हैं जो स्टेडियम आने के लिए इस वक्त तैयार हैं। तो क्या कहते हैं आप इस वक्त जो है कराची वर्सेस लाहौर, चूंकि ये मैच जो है ना वो बड़ी हद तक जो है इस लीग में एक टोन सेट करेगा, क्योंकि पेशावर नंबर 1 है, कराची लाहौर 2-3 पर है। तो आज का मैच बड़ा कांटेदार होने वाला है माजिद भाई, मुझे लगता है कांटेदार मैच है। और मैं आपको स्टेडियम से ब्रेकिंग न्यूज ये दे रहा हूँ कि बाबर आजम को शाहीन आफरीदी ने 5 रन पर बोल्ड कर दिया है और 20 रन पर ये पहली विकेट गिरी है। हालांकि शर्कील खान का सोहेल अख्तर ने कैच ड्रॉप किया है शाहीन की बॉल पर, लेकिन बहुत बड़ी विकेट है। ख्याल में कराची की जो उम्मीदों का मरकज थे वो बाबर आजम थे। अगर आपको याद हो 3-4 महीने पहले जब PSL 5 का फाइनल था तो बाबर आजम ने ही मैच विनिंग नॉक खेला था। लेकिन जिस तरह आज बाबर आजम आउट हुए हैं, लेकिन आज बिल्कुल नेशनल स्टेडियम के लग रहा है कि रौनकें लौट आई हैं। अंदर भी अच्छा खासा रश है, बाहर भी हम देख रहे हैं कि बहुत लोग ग्राउंड में आना चाह रहे हैं। तो लग ऐसे रहा है कि अब PSL जो है उसने वाकई एक जान पकड़ ली और पीक पर जा रहा है पाकिस्तान सुपर लीग। और जैसे आपने कहा कि बाबर आजम आउट हुए, तो माजिद भाई जो टॉस जीतने वाला पैटर्न है लगता है कि कहीं ना कहीं तो टूटना है। तो आज क्या कहेंगे आप, चूंकि कराची फिर पहले बैटिंग कर रहा है बट उनके पास बॉलिंग उनके पास भी अच्छी है, तो ये जो मुसलसल
टॉस फैक्टर आया, आपकी क्या राय है इस पर? चूंकि पिशावर ने तो कल चले 118 पे आउट किया, इससे पहले कोयटा आउट हो गया था 121 पे, ये वो दो मैचेस हैं जहां बॉलर्स ने डोमिनेट किया, बट उसके अलावा रन चेस बड़े जबरदस्त हुए हैं, 190, 194, 199। आज भी क्या आपको ऐसे ही लग रहा है? देखें, टीमें तो दोनों तगड़ी है और आज मुझे ये रिवायत इसलिए टूटती हुई नजर आ रही थी। मेरा ख्याल था कि शर्जील खान और बाबर आजम अगर बड़ी इनिंग्स खेल जाए तो फिर शायद ये रिवायत टूट जाए, लेकिन अब बाबर आजम आउट हुए। लेकिन लाहौर की जो टीम है वो भी हल्की नहीं है। मोहम्मद हफीज वर्सेस मोहम्मद आमिर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आज शो होगा। और मोहम्मद आमिर और मोहम्मद हफीज जिस तरह पिछले दिनों सरफराज वाले इशू पे सोशल मीडिया पे हेड ऑन हो रहे थे, एक दूसरे से नोक झोंक चल रही थी, तो अब शाहीन ने तो यहाँ पर बाबर आजम की विकेट हासिल कर ली है, लेकिन जो मोहम्मद आमिर वर्सेस मोहम्मद हफीज जो होगा वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा। फिर अभी हारिस रऊफ ने भी बॉलिंग करनी है। बॉलिंग तो देखें तगड़ी है लाहौर कलंदर्स की। मुझे लग रहा है कराची होम ग्राउंड पर खेल रही है, लेकिन थोड़ा सा एज जो है वो लाहौर कलंदर्स को है। ठीक है, मैच पे जरूर हम बात करेंगे और हम इसके ऊपर लाइव अपडेट्स भी आपको दे रहे हैं, लेकिन अब माजिद भाई उसी मामले पर चलते हैं। और एशिया कप के हवाले से भी एहसान मानी साहब ने बात की। एक ऐसा इवेंट है जो कभी ना कभी किसी न किसी बहाने से मुलतवी होता है, लेकिन क्योंकि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का मामला है, एहसान मानी साहब का क्या कहना था पहले आपको वो दिखा देते हैं। वसीम खान साहब भी इस वक्त मौजूद थे और फिर आके बात करते हैं माजिद भट्टी साहब से कि फिर एशिया कप का मुस्तकबिल क्या है। एशिया कप पर बात हुई थी। एशिया कप पिछले साल होना था, वो पोस्टपोन हो गया था इस साल के लिए 21 के लिए, और मगर अब लगता है कि इस साल भी नामुमकिन होगा, क्योंकि वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो रहा है जून में। श्रीलंका ने कहा था कि वो जून में कोशिश करेंगे होस्ट करने की। अब वो कोई डेट्स पर क्लैश आ रहा है, उस पर वसीम खान आपको ज़्यादा बता सकेंगे, बट हमें ये लग रहा है कि इस साल नामुमकिन होगा और वो शायद पोस्टपोन करना पड़े 2000। तो एहसान मानी साहब के आपने व्यूज सुने, ऑफिशियल वर्डिक्ट तो नहीं है, लेकिन माजिद भाई इसी नेशनल कराची जहाँ मौजूद हैं और जहाँ इस वक्त मैं उसके अकब में खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर 2008 में शानदार एशिया कप मुनक्किद हुआ था। भारत, श्रीलंका, इसके साथ साथ दीगर जो टीमें आई थी, पाकिस्तान, और क्या कमाल के एशिया कप होता है। लेकिन उसके बाद मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर एशियन ब्लॉक उतना मजबूत रहा नहीं। 99 में टेस्ट चैंपियनशिप जिस तरह अब हो रही है, इस तरह आईसीसी के से पहले एशियन टेस्ट चैंपियनशिप हो चुकी है, बट लगता है यही कि ये टूर्नामेंट क्या बेमायनी हो गया है माजिद भाई आपके ख्याल में, या इसकी जरूरत नहीं है, पैसा ज्यादा मिल जाता है बाकी इवेंट से? एशिया कप या एशियन ब्लॉक की कोई वजह आपको नजर आती है, दिखाई देती है कि अपना जो इत्तेहाद था क्या वो टूट गया है? और फिर जो अब एशिया कप है, जो बहाना है कि इस बार आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में चूंकि भारत फाइनल में पहुंच रहा है तो नहीं होगा, तो आपको लगता है क्या फिर एशिया कप का मुस्तकबिल क्या है? इस टूर्नामेंट की वैल्यू है कोई? देखिए, एशिया कप जो है हमेशा से जब 84 में शुरू हुआ था, उसके बाद से आप देख लें कभी रेगुलर ये टूर्नामेंट नहीं होता, कभी करवाते हैं कभी नहीं होता। लेकिन अब इसकी अहमियत हमारे लिए तो बहुत है, लेकिन इंडिया के लिए इसलिए अहमियत नहीं है कि इंडिया के पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो नहीं चाहता कि दूसरे मुल्कों में भी पैसा आए। लेकिन अगर श्रीलंका करवा ले इस साल टूर्नामेंट, जो मानी साहब ने भी कहा, वसीम खान ने भी कहा कि नामुमकिन है, लेकिन फिर अगले साल तो पाकिस्तान की बारी है। तो क्या अगर पाकिस्तान अपने मुल्क में जिस तरह सारी चीजें होस्ट कर रहा है, तो क्या इंडिया आके पाकिस्तान में खेलने के लिए तैयार होगा? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। और इस वक्त अगर मैं गलत नहीं कह रहा, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है वो भी इंडियन है। तो अब देखना ये कि श्रीलंका का पहले टूर्नामेंट हो जाए, फिर पाकिस्तान का टूर्नामेंट हो जाए। लेकिन 2021 में तो पाकिस्तान की अगर आप मसरूफियत देख लें तो 2021 में तो ये टूर्नामेंट नहीं हो रहा। इसका मतलब श्रीलंका 2022 में कराएगा, 2023 में पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो फिर 50 ओवर के वर्ल्ड कप का साल है। तो एशिया कप के जो मुस्तकबिल है उसमें बड़े गहरे साए मंडला रहे हैं, लेकिन ये विंडो कैसे निकलेगी ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है माजिद भाई, इसके साथ साथ जो गवर्निंग बोर्ड के अंदर काफी फैसले हुए डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, और फिर आज बात हुई, लेकिन लोग इस पर भी यही बात कर रहे हैं कि कुछ देर से नहीं हुए फैसले। 2 साल हो चुके हैं इस बोर्ड को आए हुए, और आज भी अभी मार्च का कहा गया है। आपकी क्या राय है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ओवरऑल? एहसान मानी साहब फिर उसमें बैठे हुए थे, वसीम खान साहब भी, नदीम खान मौजूद थे, सलमान नसीर भी मौजूद थे, काफी टॉपिक्स थे जिनको कवर किया गया। देखिए, जो मेन टॉपिक था वो तो यही जो उबूरी सेटअप लेकर आए 6 एसोसिएशन का, ये मेरे ख्याल में चूंकि इनके पास लीगल बहुत सारे इश्यूज थे, तो कंपनीज एक्ट के तहत उन्होंने रजिस्टर्ड भी करवाना था।
इसलिए इसमें ताखीर हुई। लेकिन जो लोग बुरी सेटअप में आए हैं, बहुत सारे लोगों को तो हम खुद नहीं जानते। जिस तरह मैं कराची में रहता हूँ, आप भी कराची में रहते हैं। सिंध में इमरान हुसैन साहब कोई आगे सुना है कि मुजफ्फर हुसैन जो कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के पुराने प्रेसिडेंट थे, उनके साहबजादे हैं। अब्दुल रकीब और आफ्ताब बलोच वो जाने माने दो प्लेयर हैं। लेकिन कर्नल नौशाद एक और फॉर्मर क्रिकेटर, कर्नल नौशाद तो वो नगीना है जो हर अंगूठी में फिट आ जाता है। तो अब देखना है कि ये जो लोग आए हैं ये कितनी कामयाबी से इस सेटअप को चला सकते हैं। लेकिन गैर मारूफ चेहरे ज्यादा हैं क्योंकि एसोसिएशंस के मसाइल बहुत ज्यादा होते हैं। और जो सबसे बड़ा मसला अब खड़ा होने वाला है वो क्लबों के रजिस्ट्रेशन का है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी। अब किस तरह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आपके साथ मजीद बात करेंगे और फिर सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मिर्जा इकबाल बेग भी हम करेंगे। तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। तो जनाब, कराची और लाहौर का शानदार मैच और बाबर आजम को जिस अंदाज से शाहीन शाह अफरीदी ने आउट किया, लेकिन उसके बाद जिस तरह उनको रिस्पेक्ट दी, ये वो मोमेंट है जो PSL 6 में याद रखे जाएंगे। और इस मैच पे जरूर बात करेंगे। मिर्जा इकबाल बेग सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट और माजी भट्टी साहब दोनों हमारे साथ मौजूद है। लेकिन पहले आपको कल के मैच के हवाले से क्लिपिंग दिखाते हैं। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक एकतरफा मैच था, लेकिन उसमें जो बाउंड्रीज लगी वो बड़ी जबरदस्त थी। तो टैंक बाउंड्रीज में जाके आप एंजॉय कीजिए पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद के मैच ही कुछ झलकियां। से चलते हैं मिर्जा इकबाल बेग के पास। इकबाल भाई, जो भी मनाजिर हमने देखे नेशनल कराची के अंदर और शाहीन शाह अफरीदी ने जिस अंदाज से आउट किया बाबर आजम को, दो बड़े यंगस्टर्स हमारे टैलेंटेड प्लेयर आमने सामने, फिर जिस तरह का रिस्पेक्ट दिया, तो आई थिंक बहुत अच्छा जेस्चर था शाहीन शाह अफरीदी का। इकबाल भाई बिल्कुल, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जो है वो बहुत मुसलसल क्रिकेट खेले जा रहे हैं। तो आप देखेंगे उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पूरी सीरीज खेली, अब इधर वो खेल रहे, लेकिन तो उनको थोड़ा सा आराम कराने की जरूरत है। लेकिन क्योंकि लाहौर कलंदर्स ने, फ्रेंचाइज ने इतने भारी मुआवजे के एवज शाहीन अफरीदी को लिया हुआ है टीम में, तो उनकी मौजूदगी भी इंस्पिरेशन है नौजवान फास्ट बॉलर्स के लिए। लेकिन अहमद दानियाल जो उनके दूसरे फास्ट बॉलर, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है। मैं समझता हूँ कि लाहौर कलंदर्स को क्रेडिट जाता है कि हमेशा यंगस्टर्स को ये ग्रूम करते रहे। आप देखें कि किस तरीके से हारिस रऊफ एक सेल्समैन थे रावलपिंडी में, वो ट्रायल देने गए और उसके बाद वो पाकिस्तान खेल गए, बिग बैश खेल गए। बेशुमार लड़के, दिलबर हुसैन जो फैसलाबाद के नजदीक एक गांव था वहां से आए, अभी तो वो अनफिट है, नहीं खेल रहे। तो बेशुमार सलमान आगा, फिर सलमान अली आगा, बेशुमार क्रिकेटर्स हैं। तो मैं समझता हूँ शाहीन अफरीदी ने जो विकेट ली है बाबर आजम, यकीनन उनके कैरियर की एक यादगार विकेट है PSL के हवाले से। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और अब कल के मैच में वहाब रियाज ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, अच्छा कमबैक किया, 4 विकेटें हासिल की। तो आप दिखाते हैं लाइफ बॉय मैन ऑफ द मैच में वहाब रियाज। माजी भाई, पेशावर ज़ल्मी अब नंबर 1 पोजीशन पर है। वहाब रियाज का अच्छा कमबैक हो गया। डेविड मिलर भी शायद 2 दिन बाद पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। तो पेशावर ज़ल्मी और वहाब रियाज इस वक्त काफी अच्छी पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, वहाब रियाज का कमबैक करना इसलिए बड़ा जबरदस्त है कि कल के मैच से पहले उन्होंने मुसलसल 2 मैचों में 50-50 रन दिए। लेकिन कल उन्होंने PSL की करियर बेस्ट बॉलिंग की। लेकिन कप्तानी उनकी इजाफी जिम्मेदारी है, वो कप्तानी भी अच्छी कर रहे हैं। लेकिन मिलर के आने से मेरे ख्याल में जो टीम का थोड़ा बहुत बैलेंस खराब हो रहा है ना, वो बेहतर हो जाएगा। लेकिन कामरान अकमल पर एक बड़ी इनिंग्स ड्यू है। काफी दिन हो गए उन्होंने कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेली। जी ठीक है, साथ साथ आपको दिखाते हैं शान शूब ट्रस्टेड प्लेयर में, और टॉम कोहलर कैटमोर जब से आए हैं उन्होंने भी अच्छी कंट्रीब्यूशन की है। तो शान शूब ट्रस्टेड प्लेयर में टॉम कोहलर पर पोजीशन लेकर बैठी नंबर 1 की पॉइंट टेबल पर। आज कराची लाहौर के मैच के बाद भी कोई एक टीम 6 पॉइंट हासिल कर लेगी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर इसी मैच पर दोबारा बात करेंगे कराची लाहौर की। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। तो जनाब, कराची लाहौर का मैच और शर्जील खान की बड़ी अच्छी बैटिंग जारी है, लेकिन लाहौर ने इस पर रन रेट को काबू किया है। कोक प्रेडिक्टर में आज फिर भी चूंकि कराची की पहले बैटिंग है, तो मेरा दिल कह रहा है कराची को जीतना चाहिए, जो कराची की टीम अपने होम ग्राउंड पे खेलती है। पर लाहौर की पोजीशन बहुत अच्छी, लेकिन कोक प्रेडिक्टर में आज मैं कराची के साथ हूं। और अब हम आखिर में क्विकली बात करते हैं। फैंस अपने अपने तरीके से टीमों को वेलकम करते हैं। हमारे से एक आर्टिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने पेंसिल से आर्ट वर्क बना के तमाम PSL की टीमों को, उनको लोगोस को वेलकम किया। शॉर्ट बात करते हैं। तो आप हमेशा, मुझे पता है लास्ट टाइम आपने सोलर एक क्लॉक बनाई थी, स्टेडियम में लगी हुई है। इस बार पेंसिल का ख्याल कैसे देना है?
बस मैंने कहा PSL हो रहा है पाकिस्तान में और कराची में हो रहा है, तो मैंने कहा वेलकम करूं डिफरेंट स्टाइल से। तो मैंने पेंसिल के लाइट पे कार्विंग करके उनको PSL का सारी टीमों के नाम भी लिखे हैं और अब मैं प्लेयर्स के भी नाम लिख रहा हूं और मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए जितना होगा करूंगा। बिलाल ने से पहले भी कुछ रिकॉर्ड बनाए हैं। बिलाल, मुझे आप पता है सोलो क्लाउड और से पहले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अटेम्प्ट कर चुके हैं। मैं 2013 में दुनिया का सबसे बड़ा पेंसिल टावर बनाया था। मैंने अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़ा था। मुझे सदारती अवार्ड भी मिला हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह UN की तरफ से भी अवार्ड मिला हुआ है मुझे। ठीक है, तो अभी कराची लाहौर का मैच अभी हम बात कर ही रहे थे, कुछ आप कहना चाहेंगे? चूंकि 73 पे 3 आउट हैं, शर्जील ही मुझे लग रहा है कुछ करेंगे, क्योंकि बाबर के आउट होने के बाद प्रेशर में लग रही है कराची की टीम। जी, शर्जील कुछ कर जाएंगे, उम्मीद है इस दफा। और ठीक है बिलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यही फैंस का शौक होता है, जो जुनूनी फैंस हैं, स्पेशली बिलाल हमेशा कोई ना कोई चीज करते हैं PSL के लिए। इस बार भी उन्होंने एक डिफरेंट अंदाज से PSL को वेलकम कहा है। और अब कौन मैच जीतता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी, क्योंकि अब तक तमाम वो टीमें टॉस जीतकर जो फील्डिंग कर रही हैं, फिर चेस कर रही हैं, वो मैच जीतते हैं। क्या कराची इस रीत को तोड़ पाएगा या लाहौर इस पैटर्न को कंटिन्यू करेगा, इसका फैसला चंद घंटों में हो जाएगा। पुराम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।